कोई प्रोडक्ट बनाने के लिए आपको ज़्यादा पैसों की और कई महीनों की प्लानिंग की ज़रूरत नहीं है। लीन स्टार्टअप का कहना है कि आप बस अपना प्रोडक्ट बेचना शुरू कर सकते हैं और फीडबैक ले सकते हैं। इस तरह आपको पता चल जाएगा कि क्या काम करता है और क्या नहीं। इस बुक में आप अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए एक सिंपल लेकिन प्रैक्टिकल तरीका सीखेंगे। अगर आप एक बिजनेसमैन हैं या बिजनेसमैन बनने की इच्छा रखते हैं तो आपको ये थ्योरी काम करता है या नहीं, ये देखने के लिए इस बुक को पढ़ना चाहिए। बिजनेस स्टूडेंट्स, प्रोडक्ट डेवलपर जो बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, जो बिजनेसमैन कोई नया प्रोडक्ट बनाना और बिजनेस को और बढ़ाना चाहते हैं, वो इस बुक को पढ़ सकते हैं। एरिक रीस एक ऑथर और बिजनेसमैन हैं। जिन 2 स्टार्टअप कंपनियों में उन्होंने काम किया था वो बंद हो गए थे। फिर वो सोशल नेटवर्क IMVU के CTO बन गए। द लीन स्टार्टअप बिजनेस की दुनिया में फेमस हो गया। 2015 में एरिक रीस ने एक नया स्टॉक एक्सचेंज स्थापित किया जिसे LTSE या लॉन्ग टर्म स्टॉक एक्सचेंज कहा जाता है, जहां वो CEO थे। आपके दिमाग में क्या आता है जब आप स्टार्टअप सुनते हैं? आप शायद किसी गैराज के बैठे हुए 4-5 दोस्तों के बारे में सोचें जो कोई नया प्रोडक्ट बना रहे हों। एक बड़ा ही एक्साइटिंग वेंचर जिससे खूब प्रॉफिट कमाने की उम्मीद हो। कुछ इसी तरह सिलिकॉन वैली में बहुत सी डॉट कंपनी शुरू हुई थी, शायद आपको पता हो या नहीं, मगर एप्पल कंपनी तो ऐसे ही स्टार्ट हुई थी। पर क्या आपको पता है कि किसी जानी मानी कंपनी के अंदर भी एक स्टार्टअप खोला जा सकता है? ये इन्फॉर्मेशन और ऐसी कई इंटरेस्टिंग बातें आपको इस किताब से पता चलेंगी। आज बिजनेस की दुनिया बदलती जा रही है, इसलिए इसको लेकर जो ट्रेडिशनल अप्रोच है वो भी बदलनी चाहिए। लीन स्टार्टअप यही है जो बिजनेस में एक मॉडर्न अप्रोच पेश करता है। कुछ ऐसे स्टार्टअप हैं जिनके बारे में अच्छी प्लानिंग की गई है, खूब सोच समझकर प्रोडक्ट चुनकर और मार्केटिंग स्ट्रेटेजी के साथ उनके पीछे इंटेलिजेंट मेंबर्स की टीम भी मौजूद है। मगर इतना टाइम, पैसा और एफर्ट लगाने के बावजूद क्यों ये स्टार्टअप फेल हो जाते हैं? कहाँ कमी रह जाती है? क्या प्लानिंग ठीक नहीं होती? आप में से कई लोग ऐसे होंगे जो खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते होंगे, या फिर आप एक ऐसे बिजनेसमैन हैं जो कोई नया वेंचर शुरू करना चाहते हैं। खैर, आप जो भी हों, ये किताब आपके काम आएगी। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि कैसे स्टार्टअप से शुरू करके मल्टी मिलियन कंपनी खड़ी की जाए, तो आइए यहाँ से शुरू करते हैं। बड़ा सोचें, लेकिन शुरुआत छोटे से करें। साल 2000 के शुरू में इस किताब के ऑथर एरिक रीस ने अपने कॉलेज के दोस्तों के साथ मिलकर एक स्टार्टअप शुरू किया। उनका प्रोडक्ट था एक ऑनलाइन साइट जहां लोग अपना प्रोफाइल पोटेंशियल एम्प्लॉयर्स के सामने रख सकते थे। उनका ये आइडिया कमाल का था। टीम भी बहुत बढ़िया थी और उन्होंने लेटेस्ट टेक्नोलॉजी भी इस्तेमाल की थी। फिर भी उनका ये स्टार्टअप फेल हो गया। उनके साथ ही कितने और स्टार्टअप भी डूब गए जब .com कंपनी का बबल फूटा। एरिक रीस सदमे में थे। उन्हें लगा जो कुछ भी उन्होंने सक्सेस स्टोरीज के बारे में मैगजीन्स में पढ़ा था, सब झूठ है। आप चाहे कितना भी हार्ड वर्क कर लो और कभी हार ना मानो, फिर भी हम फेल हो सकते हैं। कुछ सालों बाद एरिक ने सोचा कि शायद यही पर ज़्यादा लीन स्टार्टअप दरअसल एक एक्सपेरिमेंट पर बेस है। इसका मेन आइडिया है कि गलतियों से सीखा जाए। इस तरीके में आप सालों साल प्रोडक्ट को परफेक्ट बनाने में नहीं गुजारते। आपका प्रोडक्ट बिकेगा कि नहीं या कस्टमर कैसा रिस्पॉन्स देंगे, ये सोचने में बरसों नहीं लगा देते। लीन स्टार्टअप मेथड इस्तेमाल करके कम अमाउंट में भी आप प्रोडक्ट का अर्ली वर्जन निकाल सकते हैं, फिर आगे ज़रूरत के हिसाब से इसमें चेंज ला सकते हैं। ये आइडिया है कि इनोवेशन चलती रहे जिससे नया प्रोडक्ट वेस्ट ना हो और मार्केट से बाहर ना हो जाए। सच कहें तो आज लीन स्टार्टअप ग्लोबल मूवमेंट बन चुका है।
दुनिया भर की कई ऑर्गेनाइजेशन ने इसे एडॉप्ट किया है। इसने बिजनेस की दुनिया में एक नया दौर पैदा कर दिया है। इसे न सिर्फ नई कंपनियों ने ही बल्कि कई सारी जाने माने एलीट बिजनेसमैन और फॉर्च्यून 500 ने भी अप्लाई किया। मज़ेदार बात है कि एरिक रीच की कंपनी IMVU ने इसमें 2011 में पूरे $50 मिलियन कमाए। क्या है लीन स्टार्टअप के प्रिंसिपल? लीन स्टार्टअप मेथड में 5 इम्पोर्टेंट की आइडियाज़ हैं। नंबर 1 है कि ये ज़रूरी नहीं कि कोई भी नया बिजनेस आप गैराज से ही शुरू करें। इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कहाँ से शुरू करते हैं। जब आपने एंटरप्रेन्योर बनने की ठान नहीं ली, एक स्टार्टअप में पहले से आप कुछ भी प्रोडक्ट नहीं कर पाते। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो नया सर्विस या प्रोडक्ट शुरू करता है, वो इसका स्टार्टअप अप होता है जब उसे उसके चलने या ना चलने का कोई पक्का भरोसा नहीं होता। लीन स्टार्टअप हर इंडस्ट्री, हर सेक्टर और साइज़ की कंपनी पर अप्लाई हो सकता है। दूसरे नंबर पर मैनेजमेंट आता है। जब आप स्टार्टअप की बात करते हैं तो इसका मतलब सिर्फ प्रोडक्ट से नहीं है। उस प्रोडक्ट को बनाने वाले लोग भी स्टार्टअप में शामिल होते हैं और उन लोगों या उस इंस्टीट्यूट को एक स्पेशल तरीके से मैनेज करने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि वे उस स्टार्टअप के बारे में बेहद अनसर्टेन है। नंबर तीसरा है वैलिडेट लर्निंग, जिसका मतलब है ऐसे एक्सपेरिमेंट जो बिजनेस में किए जाते हैं, ये जानने के लिए कि उन एक्सपेरिमेंट का नतीजा बिजनेस के ऊपर कैसा पड़ेगा। ये उसी तरह है जैसे कोई साइंटिफिक हाइपोथेसिस होती है, और ये एक तरह से ज़रूरी भी है क्योंकि बिजनेस लंबा टिके, यही स्टार्टअप का गोल होता है। ये सिर्फ कुछ टाइम के लिए प्रॉफिट कमाना नहीं चाहे। चौथे नंबर पर है बिल्ड, मेच्योर, लर्न। किसी भी स्टार्टअप के प्राइमरी टास्क होते हैं आइडियाज़ से नए प्रोडक्ट बनाना, कस्टमर का फीडबैक मेच्योर करना और उस फीडबैक से सीखना कि ये चीज़ आगे चलेगी कि नहीं, यानी टू पिवट आर प्रिजर्ट। पिवट से मतलब है कि मुड़े और कोई दूसरा तरीका सोचें, और प्रजीवर का मतलब है कि आपने आइडिया को लेकर आगे बढ़ें और चलते रहें। अगर फीडबैक अच्छा नहीं मिलता तो फिर आपको कोई दूसरा रास्ता लेना पड़ेगा, और अगर फीडबैक अच्छा मिलता है तो फिर आगे चलते रहिए। नंबर 5 है प्रोग्रेस। आपका स्टार्टअप को बिल्ड, मेजर, लर्न साइकिल के हिसाब से चलने की आदत होनी चाहिए। फीडबैक मिलते ही इसे अपनी कमियों पर काम कर लेना चाहिए। एक सस्टेनेबल बिजनेस अचीव करने के लिए आपने किस प्रोसेस पर आगे बढ़ना है, करना है, ये स्टार्टअप को पता होना चाहिए। जप्पोस शूज़ की एक ऑनलाइन शॉप है। इसकी सबसे बढ़िया बात यह है कि ये कस्टमर फ्रेंडली है। जप्पोस सबसे बड़े इंटरनेशनल ई-कॉमर्स बिजनेस में से एक है। सच तो ये है कि $1 बिलियन एनुअल सेल वाली ये बहुत सक्सेसफुल कंपनी है, लेकिन बाकी सारी स्टार्टअप बिजनेस की तरह ये कंपनी भी बहुत सिंपल तरीके से शुरू हुई थी। जप्पोस के फाउंडर निक स्विनरमन हैं। सालों पहले जब मार्केट के अवेलेबल हर तरह के जूतों को ऑनलाइन ख़रीदने के लिए कोई ऑनलाइन शॉप नहीं थी, तो निक स्विनरमन को बड़ी फ्रस्ट्रेशन होती थी। वे चाहते थे कि कस्टमर को ऑनलाइन बैठे ही बेस्ट शॉपिंग एक्सपीरियंस हो। स्विनरमन प्लानिंग में ही बहुत टाइम लगा सकते थे। उन्हें पहले वेयर हाउस से लेकर डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर्स और पोटेंशियल सेल तक हर चीज़ फिगर आउट करनी चाहिए थी। तब ई कॉमर्स कंपनी खोलने के लिए ये एक ख़ास ट्रेंड हुआ करता था, मगर फिर भी स्विनरमन ने एक्सपेरिमेंट के तौर पर जप्पोस शुरू की, इस यकीन पर कि लोग ऑनलाइन जूते खरीदने में इंटरेस्टेड होंगे या नहीं। उसने सबसे पहले लोकल दुकानदारों से उनके प्रोडक्ट की पिक्चर लेने की परमिशन मांगी। बदले में स्विनरमन उन प्रोडक्ट की पिक्चर को अपने वेबसाइट पर डालते जिससे कि कस्टमर उन्हें देख सके, और जब कोई कस्टमर पिक्चर देखकर ऑर्डर करता तो स्विनरमन उसे उस दुकान से खरीद कर कस्टमर को बेच देते। जप्पोस एक सिंपल फंक्शनिंग साइट से शुरू हुई थी। स्विनरमन ये देखना चाहते थे कि क्या सच में ऑनलाइन शॉपिंग में जूतों की डिमांड है या नहीं। असली कस्टमर को इंटरैक्टिंग करके उन्हें बेस्ट पेमेंट भी मिलती थी, और साथ ही रिटर्न और कस्टमर सपोर्ट सिस्टम भी सही ढंग से मैनेज हो जाता था।
ऐसा एक्सपेरिमेंट मार्केट रिसर्च के मुकाबले बहुत अलग है। अगर स्विनबम ने सर्वे किया होता तो उन्हें पता चलता कि कस्टमर की पसंद क्या है, मगर साइट बनाकर उन्हें इससे कई ज़्यादा पता चला। सबसे पहले तो असली कस्टमर के साथ डील करने से उन्हें सर्वे से कहीं ज़्यादा एक्यूरेट डेटा मिला। दूसरा, उन्हें कस्टमर के एक्चुअल नीड का पता चला। उन्हें ये भी समझ आया कि जबपोस में डिस्काउंटेड प्राइस भी रखने पड़ सकते हैं। तीसरा, उन्हें कस्टमर के बिहेवियर के हिसाब से डील करने का मौका मिला। उन्होंने रिटर्न इश्यू पर डील करना भी सीखा। स्विनबम के एक्सपेरिमेंट में जबपोस को काफ़ी फ़ायदा हुआ। हालांकि कंपनी स्मॉल स्केल से शुरू हुई थी, फिर भी इसने अच्छे रिजल्ट दिए। एक ऑनलाइन स्टोर में क्या क्या होना चाहिए, स्विनबम को इस बात की अच्छी नॉलेज हो गई और इस तरह जबपोस एक एस्टेब्लिश्ड ब्रांड बन गया। फिर 2009 में इसे अमेजन ने $12 मिलियन में ख़रीद लिया। जबपोस की सक्सेस ने लीन स्टार्टअप की एफिशिएंसी प्रूव कर दी। इस एक्सपेरिमेंट ने कंपनी का टाइम, एफर्ट और पैसा तीनों ही बचाया। जूतों का स्टॉक जमा करने रखने से पहले स्विनबम ऑर्डर पक्का कर लेते थे, फिर जाकर उन्हें सीधे दुकानदारों से खरीद कर कस्टमर को बेचते थे। इस तरह उनके पास अनवांटेड जूतों की कोई इन्वेंट्री नहीं होती थी और कस्टमर सर्वे की ज़रूरत भी नहीं पड़ती थी। असली कस्टमर से डील करना ज़्यादा सही रहता था। जो भी असली प्रॉब्लम होती थी वो और कस्टमर के हिसाब से उसे सॉल्व करने से कस्टमर सेटिस्फेक्शन भी होता था। स्विनबम ने एक नए प्रोडक्ट से शुरुआत की और एक्सपेरिमेंट के जरिए जबपोस पर एक परफेक्ट कस्टमर फ्रेंडली कंपनी बन गई। जो सिंपल फंक्शनिंग साइट उन्होंने बनाई उसे मिनिमम वायबल प्रोडक्ट कहते हैं, यानी MVP किसी प्रोडक्ट का इनिशियल वर्जन होता है। ये सस्ता, इजी और आसानी से डेवलप किया जा सकता है। फिर ये एक्सपेरिमेंट से एक फाइनल प्रोडक्ट में बदल जाता है जो मार्केट के लिए तैयार है। हम देख सकते हैं कि किस तरह लीन स्टार्टअप के प्रिंसिपल पे बेस्ट जबपोस की शुरुआत काफ़ी अनसर्टेन थी, क्योंकि जूते की ऑनलाइन ख़रीदारी का आइडिया तब किसी के दिमाग में नहीं था। इसके अलावा एक भी जूता बिक जाए इस पर भी स्विनबम को पक्का भरोसा नहीं था, मगर उन्होंने वैलिडेटिंग लर्निंग अप्लाई किया। स्विनबम ने अपने एक्सपेरिमेंट साइट लॉन्च करके अपने भरोसे को टेस्ट किया, फिर उसने इसमें बिल्ड, मेजर, लर्न अप्लाई किया। जब उन्हें रियल कस्टमर से डील करना पड़ा, स्विनबम ने भी यह सीखा कि पिवट या प्रीजवर्ट में कौन सी अप्रोच अपनाई जाए, जैसे कि डिस्काउंट और रिटर्न सिस्टम, और फिर आखिर में जबपोस एक सस्टेनेबल बिजनेस बन ही गया। विलेज लॉन्ड्री सर्विस। बहुत साल पहले इंडिया में कुछ ही घरों में वॉशिंग मशीन हुआ करती थी। क्योंकि ये महंगी होती थी तो केवल 7% लोग ही इसे खरीद या अफोर्ड कर पाते थे। ज़्यादातर लोग अपने हाथों से ही कपड़े धोया करते थे या फिर किसी धोबी से या लॉन्ड्री सर्विस में धुलवाया करते थे। धोबी उन कपड़ों को नदी में ले जाकर ग्रुप ऑन। क्या आपने ग्रुप ऑन का नाम सुना है? ये पहले ऑनलाइन साइट थी जो कस्टमर को ग्रुप कूपन प्रोवाइड करती थी। इसकी बढ़ती हुई सक्सेस को देखकर ही कई दूसरी साइट ने भी ग्रुप ऑन की नकल करनी शुरू कर दी थी, मगर ऐसा नहीं था कि ग्रुप ऑन रातों रात चल पड़ी। ग्रुप ऑन के सबसे पहले कस्टमर थे 20 लोगों का एक ग्रुप, जिन्होंने Buy One Take One पिज्ज़ा कूपन लिए थे। एंड्रयू मेसन, जो इसके फाउंडर थे, पहले इसे सोशल कॉमर्स प्लेटफार्म नहीं बनाना चाहते थे, लेकिन मेसन और उनकी टीम ने एक मिनिमम वायबल प्रोडक्ट क्रिएट किया। तो ये स्टोरी कुछ इस तरह है। ग्रुप ऑन एक वर्डप्रेस ब्लॉग के तौर पर शुरू हुआ था। मेसन और उनकी टीम रोज़ कुछ ना कुछ पोस्ट करती थी। उनका पहला ब्लॉग था, ये टी शर्ट रेड कलर और लार्ज साइज़ में अवेलेबल है, अगर आप कोई अलग कलर या साइज़ चाहते हैं तो हमें ईमेल करें। ग्रुप ऑन के पास तब तक ऑर्डर के लिए एक फॉर्म तक नहीं था। आइडिया बहुत सिंपल था, मगर ये काम कर गया। इस एक्सपेरिमेंट से ये पता चल गया कि वाकई में इसकी डिमांड है। बहुत सारे ऐसे कस्टमर थे जिन्हें ग्रुप ऑन काम की चीज़ लगा। इसके बाद मेसन और उनकी टीम ने फाइल मेकर प्रोग्राम से असली कूपन बनाए। ग्रुप ऑन का पहला कूपन एक PDF फॉर्मेट में था। वे इन PDF कूपन्स को सीधे कस्टमर को मेल कर देते थे। एक दिन उनके पास खुशी के
500 कूपन की डिमांड आई। उन्हें ये सारे कूपन्स अपने 500 कस्टमर को पीडीएफ फाइल के साथ मेल करने पड़े। अपने पहले साल में ग्रुपोन कंपनी जैसे तैसे चीज़ें मैनेज करने में लगी रही, लेकिन उनके इस सफ़र में वर्डप्रेस ब्लॉग, फाइल मकर, पीडीएफ और उन 20 पिज्ज़ा कूपन्स की भी एक ख़ास जगह है। कंपनी की ग्रोथ रिकॉर्ड ब्रेकिंग रही। वे अपने टाइम में $1 बिलियन के बेंचमार्क तक पहुंचने वाली सबसे तेज़ कंपनी बनी। आज ग्रुपोन लोकल बिजनेस को नए कस्टमर ढूंढने में मदद करती है। ये दुनिया के अलग अलग 375 शहरों को स्पेशल अफोर्डेबल डील प्रोवाइड करती है। मिनिमम वायबल प्रोडक्ट का काम है कस्टमर की डिमांड का पता लगाकर स्टार्टअप की हेल्प करना। इसलिए MVP सस्ती, इजी और क्विकली डेवलप की जा सकती है। इसके थ्रू स्टार्टअप जल्द ही अपना बिल्ड, मेजर, लर्न साइकिल शुरू कर सकता है। ट्रेडिशनल तरीके से बिजनेस करने में प्रोडक्ट को एक लंबे डेवलपमेंट पीरियड से होकर गुजरना पड़ता है, तब जाकर उसे परफेक्शन मिलती है। मगर MVP के तरीके ज़्यादा इफ़ेक्टिव होते हैं। ये स्टार्टअप के लिए बेस्ट प्रोडक्ट डिज़ाइन बनाने में और टेक्निकल इश्यूज समझने में काफ़ी हेल्पफुल है। और सबसे बढ़कर बात है कि MVP बिजनेस और मार्केटिंग स्ट्रेटजी से रिलेटेड कई सवालों के जवाब देता है। बिजनेस भी खड़ा कर लेंगे, इस बात की पूरी गारंटी है, क्योंकि इसमें आपको असली कस्टमर के साथ डील करने का मौका मिलता है। तो अब से अनसर्टनिटीज को दूर करिए और सक्सेस के रास्ते पर आगे बढ़िए। टोयोटा गेंची गेम बुत्सु का मतलब है जाओ और खुद देख लो। ये मैनेजर्स के लिए है कि बेस्ट डिसीजन लेने के लिए पहले ये जाए और खुद ही देख ले। यही टोयोटा का कोर प्रिंसिपल है। यहाँ गेंची गेम बुत्सु अपनाना बहुत ज़रूरी है। हर चीज़ के लिए प्रोडक्ट डेवलपमेंट से लेकर मैन्युफैक्चर, डिस्ट्रीब्यूशन से लेकर सेल्स और पब्लिक अफेयर्स तक यही टोयोटा का तरीका है काम करने का। यहाँ मैनेजर्स के पास प्रॉब्लम सॉल्व करने का कोई रास्ता नहीं है, सिवाय खुद जाकर देखने के लिए कहाँ दिक्कत है। और यही यूजी याकोवा सिएना मिनी वैन 2004 के मैनेजर ने भी किया। उन्हें सिएना के कॉन्सेप्ट मेकिंग से लेकर प्रोडक्शन तक हर चीज़ की देखरेख करने के लिए असाइन किया गया।